गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान में। जैसा कि पता है आपको कि बोर्ड ने जो टाइम टेबल है वो निर्धारित कर दिया है और जैसे कि भूगोल का जो पेपर है वो 22 तारीख का होना संभव हुआ है। तो बहुत ही अपने पास में कम दिन बचे हैं अब और हमें भूगोल की अब इन थोड़े दिनों में किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना होगा, क्योंकि अपने पास में दिन अब कम बचे हैं और पेपर निश्चित रूप से तय समय पर ही होना संभव है। तो एक अच्छी सी रूपरेखा बनानी है प्रिय विद्यार्थियों, और उसी रूपरेखा में हमें खूब सारा अध्ययन करना है। जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा या हमारी जो टेक्निकल टीम है उनका प्रयास रहेगा कि अगले 2-4 दिनों में हम आपको वो कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो पिछले साल के पेपर है उस पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन हम आपके सामने करेंगे। अभी तक जितने भी पेपर हो गए हैं 12वीं बोर्ड के, उन बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का सिलसिलेवार तरीके से हम बोर्ड पर उनका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। उसका एक अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें जिक्र करेंगे अपन। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो मानव भूगोल का चल रहा था और अपना पहला चैप्टर था भूगोल में प्रकृति और विषय क्षेत्र। प्रकृति और विषय क्षेत्र हमने इनमें अध्ययन कर रहे थे और अपन रेट जेल तक आ गए थे, क्योंकि इसके बाद में इस पाठ में जो अच्छे क्वेश्चन है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि 18वीं शताब्दी के आसपास मानव भूगोल की शुरुआत है वो हो गई थी और उसी समय मानव भूगोल का जो जनक है वो आधुनिक भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल को माना गया है। ठीक है ना। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। और इन्होंने एक जो बुक लिखी है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये इसकी बुक का नाम है, जो कि क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था बोर्ड में। अब ये जो नियतिवाद है उनके जनक भी माने जाते हैं। नियतिवाद का पिछले वीडियो में हमने पूरा अध्ययन किया था, नियतिवाद की शुरुआत की थी। और इन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए, पार्थिव एकता प्रश्न आ सकता है कि पार्थिव एकता के समर्थन किसने किया था? पार्थिव एकता दिया तो इनमें जो भूगोल में सबसे पहले है वो हेकेटियस ने दिया था, लेकिन पार्थिव एकता का जो समर्थन है वो किसने किया था? रेटजेल ने किया था, फ्रेडरिक रेटजेल ने। पार्थिव एकता पर जोर देते हुए इन्होंने मानव भूगोल की एक परिभाषा लिखी है, क्योंकि देखो परिभाषा है वो शुरू से लेके अब तक समान परिभाषाएं नहीं रही है। समय के अनुसार परिभाषा है वो चेंज हो जाती है, कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट का प्रकृति और विषय क्षेत्र बदलता जाता है उसी प्रकार से परिभाषा है वो समय समय के अनुसार भी क्या होती है? चेंज होती रहती है। 18वीं शताब्दी में परिभाषा अलग थी और वर्तमान समय में परिभाषा क्या है? अलग है। हम उन्हीं सभी परिभाषाओं का अध्ययन इसी सिलसिले में करेंगे आगे।
लेकिन सबसे पहले पार्थिव एकता पर जोर देती। लेकिन पार्थिव एकता क्या है, परिभाषा तो अपन समझ लेंगे। और ये ध्यान रखना कि इस बार बोर्ड में परिभाषाओं से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन है वो पहले पूछ लिए गए थे। परिभाषा का अभी तक क्वेश्चन है वो पूछा नहीं गया है। जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आई है उनके पेपर हुए, अभी तक पूछा नहीं है। तो परिभाषाओं में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नंबर एक बात है कि पार्थिव एकता क्या है। देखो, इन्होंने कहा कि पार्थिव एकता का मतलब है पृथ्वी में जितने भी कण है ना, उस जितने भी कणों का अकेले का कोई महत्व है क्या। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि ये एक चीज है, इस अकेले का कोई महत्व है क्या, नहीं है। जब तक ये बोर्ड नहीं है तब तक। पेड़ है, उनके अकेले का महत्व नहीं है जब तक उनके चारों ओर पर्यावरण नहीं है। पृथ्वी है, उनके अकेले का महत्व नहीं है जब तक उनके नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम नहीं है तब तक। तो अकेली चीज का कोई महत्व नहीं है इस पृथ्वी पर। और यही बात किसने की है, रेटजेल ने कही है कि अकेली चीज का किसी प्रकार से महत्व नहीं है। तो पार्थिव एकता पर जोर दिया है कि जितने भी कण है इस पृथ्वी में, वो कण आपस में मिलकर मजबूत होते हैं, आपस में मिलकर वो कण है वो आगे विकास और वृद्धि करते हैं, बल्कि अकेले कणों का महत्व नहीं है। इन्हीं पार्थिव एकता पर जोर देते हुए फ्रेडरिक जो रेटजेल ने परिभाषा दी है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, रेटजेल ने दी है, पूछी जा सकती है। तो इस परिभाषा का अपन अगर लिखे सही ढंग से देखा जाए तो ये आपकी बिल्कुल जरूर समझ में आएगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, परिभाषाओं को रटते हैं और परिभाषा कभी भी रटी हुई याद होती नहीं है। इसलिए अपन इस परिभाषा को समझेंगे। क्या लिखा है कि मानव भूगोल, परिभाषा है आपको पूछी जा सकती है कि फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा लिखिए। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, रेटजेल ने दी है। फ्रेडरिक रेटजेल, कहाँ के थे फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इसका जिक्र हमने पहले किया है खूब सारा। तो ये परिभाषा है फ्रेडरिक रेटजेल की। या तो इस परिभाषा में से किसी चीज को पूछा जा सकता है या पूरी की पूरी परिभाषा पूछी जा सकती है, लेकिन इस परिभाषा को अपन को समझना है, रटना नहीं है। किस प्रकार से, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे मानव भूगोल, ये लिखा हुआ है। तो आप ये कह दो कि एक हमारी बुक है 12वीं क्लास में लगती है, जिसमें मानव प्लस पर्यावरण का अध्ययन होता है। मानव प्लस पर्यावरण का अध्ययन होता है, वो एक बुक है 12वीं क्लास में लगती है, मानव भूगोल है। ठीक है। अब इसमें मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में मानव समाजों, अब ये किसका अध्ययन है, मानव के समाज, यानी हमारे जितने भी समाज है। अब हमारे समाज का मतलब इस पृथ्वी पर निवास करने वाले संपूर्ण जो मानव है उनके समाज। अब इनके समाज में क्या आता है, अपने ऊपर लेके देखो कि हम मानव भूगोल में हमारे बारे में पढ़ेंगे। कैसे, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के समाज, जिसमें मानव का धरातल, मानव के आवास, मानव का रहन सहन, मानव का पर्यावरण का उसके ऊपर प्रभाव, मानव की जो क्रियाकलाप है वो, मानव की जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं वो, मानव निर्मित भूदृश्य, ये क्या है, मानव समाज ही तो है। यानी ये ध्यान देखो कि जिस जगह अपन बैठे हैं उस जगह पे आप चारों तरफ से नज़र घुमा के देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, चारों तरफ मानव का समाज दिखाई दे रहा है, मानव निर्मित आपको भूदृश्य दिखाई दे रहे हैं।
उन मानव निर्मित भूदृश्यों का अगर हमें अध्ययन करना है कि नहीं, इन मानव निर्मित भूदृश्यों के बारे में हमें जानना है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो किस में करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे। समझना है, पेपर में जब तक लिखे तब तक ये देखना है हम टेबल कुर्सी पर बैठे हैं और बैठे बैठे फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा लिख रहे हैं, तो टेबल कुर्सी पर ये सोचना है कि मानव भूगोल, मानव समाजों, यानी हमारे जो समाज में बैठा हूँ इनके चारों ओर हमारे क्या दिखाई दे रहा है? हमें समाज दिखाई दे रहा है, मानव समाजों। और अब वो समाज है वो कहाँ है? वो समाज धरातल पे ही तो है, ऐसे थोड़ी धरातल से दूर बना लिए मानव, नहीं। तो वो धरातल के, यानी जो समाज है हमारा ये ऊपर है और इनके बीच में हमारा क्या है? संबंध है, धरातल के बीच। ये दूसरी बात आई है, धरातल के बीच। मैं धरातल को क्या पृथ्वी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं अपन पृथ्वी। लो, यहाँ पे मानव समाज है, एक तरफ भूदृश्य है और दूसरी तरफ अगर पलट के देखें तो धरातल है। धरातल का मतलब पर्यावरण भी है, पृथ्वी भी है, सब है, पूरी पूरी उसी में, इसी धरातल शब्द में समाहित है। पृथ्वी, उसके चारों ओर का वातावरण, वो सब है। तो हम बैठे हैं तो मानव समाज और समाज के चारों ओर धरातल, और उसके बीच में, किन के बीच में? मानव समाज और धरातल के बीच में अंतर संबंधों का। हमारा इनके बीच में कोई अंतर संबंध है क्या? धरातल और मानव समाज के बीच में कोई अंतर संबंध है क्या? बिल्कुल अंतर संबंध है। आप तभी तो कहा ना, मानव और पर्यावरण तो ये अविभाज्य तत्व है, दोनों को अलग ही नहीं किया जा सकता। ये परिभाषा स्पष्ट कर रही है ना। फिर तो धरातल और मानव समाजों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर संबंध है, अंतर संबंध है, संबंध है आपस में दोनों का। एक तरफ मानव है, दूसरी तरफ धरातल है, दोनों का संबंध है। जब से हम सवेरे से खड़े होते हैं तब से लेकर और जब तक मानव शाम को सोता है तब तक देख लो, या ऐसे कह दो कि मानव जब से जन्म लेता है तब से लेकर मानव जब तक मृत्यु होती है तब तक आपस में दोनों का अंतर संबंध है। वो मानव के समाजों का उनमें अंतर संबंध है। अगर उन अंतर संबंधों का संश्लेषित का मतलब होता है परिमार्जित या शुद्ध, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शुद्ध, शुद्ध अध्ययन होता है। यहाँ पे शुद्ध अध्ययन का मतलब अपन ये भी तो ले सकते हैं ना एक तरह से कि एक क्रम वाइज अध्ययन, एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना, एक क्रम वाइज अध्ययन करना, एक शुद्ध अध्ययन करना। वो अध्ययन अगर करेंगे तो क्या कहलाएगा? मानव भूगोल कहलाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, लिख रहे हैं परिभाषा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का क्या है? अध्ययन है। वही मानव भूगोल की क्या है? परिभाषा। ये किसने दी है? फ्रेडरिक रेटजेल। या तो आपको ये परिभाषा लिखी हुई मिल जाएगी, ये परिभाषा किसने दी है, तो आपको ये ध्यान रखना है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच नाम आती कौन है? रेटजेल है, फ्रेडरिक रेटजेल है। और यह आपको ये पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की परिभाषा है वो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार है, बताइए। ये पार्थिव एकता पर जोर देते हुए परिभाषा किसने लिखी थी? फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी थी। उसके बाद में फ्रेडरिक रेटजेल के बाद में जो दूसरे भूगोलवेता है वो आई थी, उनका नाम है कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपुल। इनके बारे में अपनी बुक में यही लिखा हुआ है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे के भूगोलवेता की। 3 परिभाषा है, बिल्कुल 3 परिभाषा आपको कंप्लीटली याद हो जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से इस बार, क्योंकि पूछा हुआ नहीं है, अब पूछा जा सकता है इन परिभाषाओं के बारे में। दूसरी जो परिभाषा है वो है कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल। ये दूसरी भूगोलवेता है जिन्होंने परिभाषा दी है। ये रेटजेल की शिष्या थी, कुमारी एलन सी चर्चिल जो सैंपल है ना, ये रेटजेल की शिष्या थी। और फ्रेडरिक रेटजेल तो थे जर्मनी के और ये थे अमेरिका की। ठीक है, अपन को बारे में इतना याद रखना है कि ये इनकी क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या है। हमने एक जिक्र किया था कि नियतिवाद, याद होगा आपको, नियम के अनुसार जो पर्यावरण ने नियम बना दिए उसी के अनुसार सिस्टम चलता है, उनका प्रभाव मानव पर पड़ता है, ये नियतिवादियों का मानना था। तो जब रेटजेल नियतिवाद से प्रभावित है
तो कुमारी सैंपल भी नियतिवाद से प्रभावित निसंदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्य नियतिवादियों से कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल कट्टर समर्थक थी नियतिवाद की, कट्टर समर्थक। अब प्रश्न आ सकता है कि नियतिवाद की कट्टर समर्थक कौन थे, या ऐसे आ सकता है कि मानव भूगोल में नियतिवाद के कट्टर समर्थक किसे माना जाता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल होना चाहिए, रेटजेल नहीं होना चाहिए। रेटजेल तो नियतिवाद की शुरुआत की है, लेकिन समर्थन और उस समर्थन में भी कट्टर समर्थक, बहुत ज़्यादा जो समर्थन, पुरजोर जो समर्थन किया है वो किसने किया है, कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल ने किया है। तो ये एक अपना प्रश्न बन सकता है। अन्य नियतिवादियों से कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल ज़्यादा नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी और इन्होंने पर्यावरण को सब कुछ माना है। मैं अगर थोड़ा सा अध्ययन करूं हटकर है तो पर्यावरण को सब कुछ माना है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मानव है वो तो एक तुच्छ मात्र है, मानव तो एक मोम का पुतला है, जो एक दिन क्या मिट्टी है वो एक दिन मिट्टी में तो क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मानव के ऊपर पर्यावरण का अध्ययन है वो सर्वोपरि है, यानी जितना भी मानव काम करता है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव मानव का पड़ता है। मानव पर्यावरण से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकता। मानव है जो भी कार्य करेगा वो पर्यावरण से आज्ञा लेके ही करेगा, और मानव है वो पर्यावरण का क्या है, दास है, और पर्यावरण क्या है, स्वामी है। इन्होंने ये संज्ञा दी है। वो तो एक स्वतंत्र मुक्त चिड़िया की उड़ान है जो आखिर एक दिन इसके पैर है वो धरती पर टिके रहेंगे। मानव चाहे जितना ऊंचा उड़ ले, आखिर पाँव तो उसके एक दिन धरती पर आकर ही टिकेंगे, यहाँ तक कह दिया था इन्होंने। मिट्टी को एक दिन मिट्टी में मिलना है, यहाँ तक कह दिया था। तो कट्टर समर्थक थे ये कौन, कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल। इन्होंने भी एक मानव भूगोल की परिभाषा दी है। परिभाषा है मानव भूगोल चंचल मानव, और परिभाषा क्या है इनकी, मानव भूगोल चंचल मानव और परिवर्तनशील पर्यावरण। मानव भूगोल चंचल मानव और परिवर्तनशील पर्यावरण का अध्ययन है। यह परिभाषा दी थी किसने, कुमारी एलन सी चर्चिल सैंपल की। मानव भूगोल चंचल मानव और जो पर्यावरण है या अस्थायी जो पृथ्वी है उनका क्या है, गहन अध्ययन है। तो ये भी परिभाषा रेटजेल से मिलती जुलती है। यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है परिवर्तनशील पर्यावरण या अस्थायी पृथ्वी, इनके बारे में लिखा है। तो वही चीज़ है, इसको समझना है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा समझी है। मानव भूगोल, यहाँ पे मानव की जगह सिर्फ चंचल लगा दिया है कि चंचल मानव, मानव भूगोल चंचल मानव। अब चंचल मानव को संज्ञा दी है चंचल की, ये क्या है, ये मानव को तो संज्ञा दी है, विशेषता है मानव की। हिंदी में पढ़ते हो ना विशेषण, तो ये तो विशेषता है मानव की। वो मानव है वो क्या है, चंचल है। क्यों है चंचल, क्योंकि वो इस पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप है वो करता रहता है। मानव सक्रिय है, मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप इस पर्यावरण में करते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं, इसलिए मानव क्या है, वो चंचल है। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, यहाँ पे अस्थायी है, परिवर्तनशील नहीं है, अस्थायी पृथ्वी और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी। यहाँ पे अस्थायी पृथ्वी आपकी बुक में है परिवर्तनशील। अस्थायी का मतलब वो स्थायी नहीं है, पृथ्वी क्या है, अस्थायी। अब इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि अस्थायी पृथ्वी तो पृथ्वी चेंज होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ऐसी नहीं है। दूसरा नाम लिख सकते हैं, पहले लिखा ना परिवर्तनशील, परिवर्तनशील पृथ्वी, ये लिख सकते हैं अपनी इसका नाम परिवर्तनशील पृथ्वी। क्यों, क्योंकि मानव है वो भी चंचल है और ये जो पर्यावरण है ये भी अस्थायी है, स्थायी नहीं है।
क्योंकि ये समय के साथ में क्या करते रहता है, बदलता रहता है पर्यावरण। आज जो वर्तमान में समय है उसमें पर्यावरण की विशेषता कुछ और है, और आने वाले समय में पर्यावरण की विशेषता क्या हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। जैसे मान लो इनके समय में पर्यावरण की विशेषता और थी, और आज पर्यावरण की विशेषता क्या है, मानव के लिए कुछ और है। तो वो परिवर्तनशील है, पृथ्वी अस्थायी है, उनमें सारी चीजें परिवर्तन होती रहती है समय के अनुसार। एक जैसी चीजें नहीं है कि पहले जो पर्यावरण में चल रहा था आज वही पर्यावरण में चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। समय के साथ में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा, और परिवर्तन को मानव है वो ग्रहण करता जाएगा। तो मानव भूगोल है वो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी या परिवर्तनशील मानव का आपस में जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो ये भी परिभाषा है वो फ्रेडरिक रेडजेल से ज्यादातर मिलती जुलती परिभाषा है। तो कुमारी एलन सी चर्चिल शैंपुल के बारे में एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि नियतिवाद की कट्टर समर्थक कौन थे, तो कुमारी एलन सी चर्चिल शैंपुल। और कुमारी एलन सी चर्चिल शैंपुल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी, तो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक जो संबंध है या परिवर्तनशील जो संबंध है, उन परिवर्तनशील संबंधों का क्या कहलाता है, अध्ययन है वो मानव भूगोल कहलाता है। क्योंकि जो संबंध है वो भी क्या है, परिवर्तनशील है। आज जो से मानव के जो संबंध है पर्यावरण के साथ में वो क्या है, कुछ और है, और आने वाले समय में पर्यावरण के साथ मानव का संबंध क्या हो जाएगा, कुछ विभिन्न प्रकार से होगा। जैसे मान लो आज से अपन बात करें, इन्हीं के समय की बात करें, 18वीं शताब्दी की या 19वीं शताब्दी में पर्यावरण का संबंध है वो मानव के साथ कुछ और था। कैसे, क्योंकि मानव है वो पर्यावरण से जो भी चीज़ें लेता था उससे वो डरता था। कोई भी कार्य करता था वो पर्यावरण की अनुमति लेकर करता था। विभिन्न प्रकार के जो कार्य करता था वो सब कुछ कार्य उन्हीं के अनुसार किया जाता था। तो उस समय पर्यावरण के साथ मानव का संबंध है वो पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर था, मानव स्वयं के ऊपर क्या है, निर्भर नहीं था। और आज पर्यावरण और मानव का संबंध क्या है, क्या 200 साल पहले संबंध था वही आज है क्या, नहीं। आज मानव और पर्यावरण का संबंध क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। तो आपको चर्चिल शैंपुल में एक ही चीज़ याद रखनी है कि पर्यावरण और मानव का संबंध है वो समय के साथ में क्या करता रहता है, बदलता रहता है। बस इतना ही याद रखना है आपको, जिसमें परिभाषा आपको याद हो जाएगी कि प्राचीन समय के संबंध पर्यावरण के साथ और आज के संबंध पर्यावरण के साथ में परिवर्तन होते रहे हैं, वो बदलते रहे हैं, वो एक समान नहीं रहे हैं। प्राचीन समय में संबंध कुछ और थे, आज के संबंध कुछ और है, इनका अध्ययन किया जाता है। और समय के साथ में संबंध है वो हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात किसने की है, कुमारी एलन सी चर्चिल शैंपुल ने कही है। तो ये दो परिभाषा हो गई। अब इनके दो प्रश्न तो हमें पता है, हम कर लेंगे सोल्व जो आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये नियतिवाद का संबंध है वो धीरे धीरे क्या होता गया, खत्म होता गया। क्योंकि प्राचीन जमाने में बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो जब भूगोलवेत्ता अध्ययन कर रहे थे तब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, तकनीकी का प्रभाव इतना ज़्यादा आज है उतना नहीं था। पर्यावरण है वो सर्वोपरि हुआ करता था। सबसे ज़्यादा अगर किसी को उस समय तवज्जो दी जाती थी तो वो पर्यावरण को दी जाती थी। आप उनको क्यों, अपने जैसे मान लो पूर्वज है उनके बारे में अगर पढ़े अपन, 2 3 4 5 पीढ़ी जाके पढ़े, अगर उनके बारे में बात सुने या अपने पूर्वजों से पूछे कि भाई चलो 4 पीढ़ी के बारे में आपको क्या नॉलेज है, तो वो क्या बताएंगे कि जब भी मतलब हमें बारिश होती थी तो खेतों को बोने के लिए चले जाते थे। बारिश होने के बाद में हम खेतों में काम करते थे, सारा का सारा काम है वो हाथ से ही करते थे। हमारे पास में आधुनिक संसाधन नहीं थे। जब प्रकृति वर्षा होती थी प्रकृति में तब हम खेत बोते थे। अगर जिस वर्ष वर्षा नहीं हुई है मानसून काल में, उस समय हमारे पास में खेतों में अन्न है वो नहीं हुआ करता था। और उसमें देखो प्राचीन समय में लोग है वो प्रकृति को देवता स्वरूप पूजते थे। मतलब प्रकृति को, जल को देवता मानते थे, सूर्य को देवता मानते थे, अग्नि को देवता मानते थे। सारा सिस्टम क्या है, पर्यावरण को, मतलब संपूर्ण पर्यावरण को क्या मानते थे, वो देवता मानते थे। तो इसलिए नियतिवाद का प्रभाव है वो उस समय ज़्यादा था। अपने अनुभव में से भी जाकर देख लो, आप अपने अनुभव में से आप पीछे लौट के देख लो, पर्यावरण का प्रभाव क्या है, ज़्यादा था। तो ये समय धीरे धीरे क्या होता गया, परिवर्तित होता गया। एक दृष्टांत NCERT की बुक लगती थी पहले, जब इस सिलेबस से पहले लगती थी, उसमें भी एक दृष्टांत लिखा हुआ है कि बेंदा है वो मध्य प्रदेश के आबुजा मंडल में निवास करता है। बेंदा
है वो कुल्हाड़ी लेकर और लाल लंगोट धारण करके पेड़ों को काटने के लिए जाता है। बेंदा जैसे ही आगे प्रवेश करता है तो उस बेंदे को चारों तरफ से सुगबुटाहट की आवाज़ है वो सुनाई देती है। आवाज़ सुनाई देने के बाद में बेंदा है वो किसी डर के मारे किसी पेड़ के पीछे क्या कर जाता है, छुप जाता है। पेड़ के पीछे छुपने के बाद में बेंदा है वो आगे की यात्रा करता है और आगे की यात्रा करने के बाद में बेंदे को प्यास लगती है और जैसे ही बेंदे को प्यास लगती है बेंदा है वो पानी पीता है। कहाँ से? जो वहाँ पे झरना चल रहा है उस झरने से पानी पीता है और प्रकृति को, ध्यान देना, प्रकृति को धन्यवाद ज्ञापन करता है और अपने पूर्वजों को धन्यवाद ज्ञापन करता है कि हे प्रकृति देवी, आपने मुझे इस कठिन समय में पानी पिलाया, मैं आपका जो ये आभार है वो कभी नहीं भूलूंगा। और प्रकृति को पूजता है बेंदा। कब? इनके समय में, नियतिवाद में। लेकिन ये समय है वो तो चेंज होना था। धीरे धीरे समय चेंज होता गया, समय बीतता गया और पर्यावरण का प्रभाव है वो मानव के ऊपर था तो सही, आज भी है, नकार थोड़ी सकते हैं। लेकिन मानने वाले भूगोलवेताओं ने मान लिया कि नहीं, अब पर्यावरण का प्रभाव जितना नियतिवादियों ने दिखाया है उतना नहीं है। तो एक नई विचार, और आपको ही पता है कि समय के अनुसार परिभाषाएं वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे ही परिभाषा भी क्या होती है, परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। तो ये क्रिया एक समय खत्म हो गई, कौन सी? नियतिवाद की। और दूसरे जो भूगोलवेता आए थे उनका नाम था संभववाद। तो अपना एक वाद है वो पूरा हो गया। आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे इसमें, नियतिवाद पूछ सकते हैं, कट्टर समर्थक फिर आप बता दो कि कुमारी एलन सी, चर्चिल सैंपल है, रेड जेल के बारे में। दूसरा जो है संभववाद, दूसरा जो वाद आया उस वाद का नाम है संभववाद। संभववाद ये दूसरा वाद आया था। और इस संभववाद के जो अपने बात करें कि इसमें वास्तविकता क्या थी या इसका जो जनक है वो किसे माना जाता है। देखो, इस संभववाद जो शब्द है वो तो दिया था फेब्रो ने। संभववाद जो शब्द है वो किसने दिया था? फेब्रो ने। और अपनी बुक में जो संभववाद के जनक है वो माना जाता है विडाल डीला ब्लास को माना जाता है। संभववाद ये जनक किसको माना जाता है? विडाल डीला ब्लास को माना जाता है। तो पहले अपन संभववाद को समझ लेते हैं और उसके बाद में अपन विडाल डीला ब्लास के और उनके बारे में परिभाषा पढ़ेंगे। तीसरी परिभाषा ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ज़्यादातर पढ़ने में ऐसे कठिन लगती है कि परिभाषा में याद नहीं होती, लेकिन ये इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अपन को याद आसानी से ये हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि नियतिवाद जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संभव का मतलब अपन पढ़ते हैं ना कि हम हर चीज को क्या बना सकते हैं, संभव बना सकते हैं, या हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि संभावना है पर्यावरण में, पर्यावरण में क्या है? संभावना है। पर्यावरण में क्या है? संभावना है। और पर्यावरण में संभावना है, पर्यावरण हमारे सामने जो ऑप्शन है वो देते हैं और मानव उस ऑप्शन का क्या करता है? प्रयोग करता है। पर्यावरण में संभावना है, ये संभववाद की नींव किसने रखी है? विडाल डीला ब्लास। जो शब्द तो दिया वो तो फेब्रो ने दिया है और इसकी नींव किसने रखी है? विडाल डीला ब्लास ने रखी है। तो संभववाद और उसके बाद में नवनियतिवाद है, हम वो आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।